तो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्किल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली हिंदी की क्लास में हम लोग कारक टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने आपको कारक क्या होता है, कारक और उनके प्रसर्ग के बारे में अवगत कराया था तथा साथ साथ कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक के बारे में पढ़ लिया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बचे हुए जो हमारे 5 कारक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। संप्रदान कारक। दोस्तों, अब यहां से संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, यहां से आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही ध्यान से क्लास को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक होता क्या है हमारा, इसकी डिफिनीशन क्या होती है? क्रिया जिसके लिए की जाती है वहां संप्रदान कारक होता है। डिफिनीशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनसे रिलेटेड जो उदाहरण होते हैं वही आपके एग्जाम में आते हैं। तो लेकिन देख लेंगे हम लोग इसकी डिफिनीशन भी क्या है। डिफिनीशन क्या है हमारी? क्रिया जिसके लिए की जाती है वहां पे संप्रदान कारक होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, संप्रदान का अर्थ होता है देना। संप्रदान का अर्थ होता है देना, अर्थात जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए वहां संप्रदान कारक होता है। ये लाइन आप लोग याद रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज जो है लिखा है, जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए वहां पे संप्रदान कारक होता है। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई होंगी। संप्रदान कारक का प्रसर्ग जो होता है, जो इसका चिन्ह होता है, वो क्या होता है? के लिए या को। अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में एग्जाम्पल ही रख के पूछ देता है। एक वाक्य लिखेंगे और नीचे लिख देंगे कि ये इसमें कर्ता कारक है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, ऐसे लिख देते हैं। तो आपको वाक्य को देखकर कारक पहचानना जरूर आना चाहिए। तो उदाहरणों पे बहुत अच्छे से आप लोग फोकस करना और एक एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठाना, जिससे आपके परीक्षाओं में कारक से संबंधित क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण क्या है हमारे, इसके देख लेते हैं। उदाहरण दिया है, गरीबों को वस्त्र दो। गरीबों को वस्त्र दो। जैसा मैंने अभी बताया आप लोगों को डिफिनीशन में, कि जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए वहां पे संप्रदान कारक होता है। उदाहरण लिखा है, गरीबों को वस्त्र दो, यानी कि यहां दिया जा रहा है कुछ, तो यहां पे इस वाक्य में संप्रदान कारक होता है। ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि होता क्या है, संप्रदान कारक के अंतर्गत अधिकतर लोगों को इतनी ही जानकारी होती है कि संप्रदान के लिए ये चिन्ह आता है। जैसे अगला हमारा एग्जाम्पल दिया है, माँ राहुल के लिए खाना लेकर आओ। तो यहाँ पे किस प्रसर्ग का यूज हुआ है? के लिए प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अधिकतर ज्यादातर बच्चे इतनी ही जानकारी रख पाते हैं कि संप्रदान कारक वो होता है कि जिसमें के लिए साइन का प्रयोग होता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो, गरीबों को वस्त्र दो, गरीबों को वस्त्र दो, तो यहां तो के लिए कोई प्रसर्ग है नहीं, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में के लिए के साथ भी को प्रसर्ग लिखा था। क्योंकि वहां पे जहां पे कुछ किया जाए किसी के लिए या किसी को कुछ दिया जाए वहां पे अधिकतम संभावना ये होती है कि को प्रसर्ग लगा होता है। तो संप्रदान में के लिए के साथ साथ को प्रसर्ग भी आप लोग ध्यान रखिए। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे अगला एग्जाम्पल दिया है, भिखारी को भोजन दो। भिखारी को भोजन दो, तो इसमें भी हमारा कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। अब दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को संप्रदान कारक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले कारक की तरफ। अगला हमारा है कारक अपादान कारक। अपादान कारक बहुत ही दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट कारक है। बहुत बार परीक्षाओं में, हर बार परीक्षाओं में एक तरीके से कह लिया जाए कि अगर कारक से कहीं क्वेश्चन बनाते हैं तो अपादान इनका फेवरेट रहता है। अपादान से 90% संभावना रहती है कि क्वेश्चन कारक का अगर बना है तो अपादान कारक से बनता है या अधिकरण कारक से बनता है। दो ही ऐसे कारक हैं जहां से क्वेश्चन बनने की अधिकतम संभावना होती है। जान लेते हैं दोस्तों, अपादान कारक होता क्या है, डिफिनीशन क्या है, एक बार देखेंगे। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से अलग होने का बोध होता है, अपादान
कारक कहलाता है। जब संज्ञा सर्वनाम किसी रूप से अलग होने का बोध होता है तो वहां पे अपादान कारक कहलाता है। इसका परसर्ग क्या होता है? से अलगाव, ये परसर्ग होता है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल लिखा है, चूहा बिल से बाहर निकला। चूहा बिल से बाहर निकला, ये से परसर्ग लगा है तो यहां से अपादान कारक हो गया। और अपादान का ब्रैकेट में लिखा था से अलगाव, अलग होने की स्थिति जहां पे पैदा होती है वहां पे अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि चूहा बिल से बाहर निकला, एग्जाम्पल लिखा है चूहा बिल से बाहर निकला, यानी कि जो चूहा है वो बिल से अलग हो गया, तो यहां पे अपादान कारक, इस वाक्य में अपादान कारक होगा। आगे लिखा है, राधा के हाथ से रोटी गिर गई। राधा के हाथ से रोटी गिर गई, यानी कि रोटी पहले तो राधा के हाथ में थी और रोटी अब गिर गई, जब जमीन पे गिर गई या कहीं गिर गई तो रोटी राधा के हाथ से अलग हो गई, और अलग होने की स्थिति जहां पे पैदा हो जाए वहां पे अपादान कारक होता है। तो दोस्तों, और एक तो फेवरेट अपादान कारक का उदाहरण होता है, आप लोग जानते होंगे, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, अलगाव होने की स्थिति पैदा हुई तो वहां पे अपादान कारक हुआ। अब आगे नोट में मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। ये अब क्वेश्चन पेड़ से पत्ता गिरता है या बिल्ली चूहे से बाहर निकली, इस तरीके के एग्जाम्पल बहुत ही रेयर केस में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन अपादान कारक से कहां से बनता है ये आप लोग देखिएगा। इसमें नोट में कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं, जैसे तुलना, भिन्नता, डरना, सीखना, ये भी हमारे अपादान कारक के ही भाग हैं। तो ये भी, और अपादान इससे रिलेटेड जितने भी वाक्य हमारे बनते हैं, जितने भी उदाहरण बनते हैं, वो भी हमारे अपादान कारक के उदाहरण होते हैं। आगे देख लेंगे हम एक एक करके। जैसे लिखा है तुलना, कभी आपसे ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कि अपादान कारक के अंतर्गत ये तुलना, भिन्नता, ऐसे एग्जाम्पल देके नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग अपने दिमाग में ये चीज सेट रखिएगा कि जहां पे तुलना हो, भिन्नता हो, डरना हो, सीखना हो, शुरुआत होना हो, ऐसी जहां पे कुछ हो वाक्य में, वहां पे भी आप अपादान कारक लगाइएगा। क्योंकि अब ये ना सोचिए कि अपादान कारक में केवल अलगाव वाली ही स्थिति होती है, ये चीज आप दिमाग में रखिए, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज भी, डरना, सीखना वाली, ये जितने भी पॉइंट आगे मैं बताऊं आपको, ये जरूर आप लोग अपने दिमाग में बिठाइए, क्योंकि क्वेश्चन आपका अब यहीं से बनने लगा है। पहला दिया है तुलना। तुलना कैसे की जाती है? एग्जाम्पल एक लिखा है, जैसे गुलाब कमल से अच्छा है, यानी कि तुलना हो गई किसी दो व्यक्तियों में, या ऐसे कह लें कि मोहन सोहन से अच्छा है। तो वही जब ये वाक्य दिया है, यहाँ कोई अलगाव होने की तो स्थिति नहीं पैदा हो रही, आप लोगों को वाक्य में क्लियर हो रहा होगा, लेकिन इस वाक्य में अपादान कारक है। गुलाब कमल से अच्छा है, यहाँ पे कोई भी ऐसा वो नहीं, हाँ परसर्ग, परसर्ग जरूर से लगा है, परसर्ग जरूर से लगा है, लेकिन अलग होने की स्थिति नहीं यहां पे हो रही है, अलगाव की स्थिति नहीं पैदा हो रही। आप एक तरीका तो ये है कि से पकड़िए, लेकिन इससे अच्छा है कि तुलना और भिन्नता, जितने पॉइंट बताऊं मैं, ये आप लोग याद रखिए। तो इसमें गुलाब कमल से अच्छा है, ये तुलना के अंतर्गत आएगा, लेकिन तुलना आप ना याद रख के ये याद रखिए कि ये हमारा अपादान कारक का उदाहरण है। अगला देखते हैं भिन्नता। भिन्नता के अंतर्गत कैसा उदाहरण है? गुलाब कमल से अलग है, यानी कि गुलाब कमल से अलग है। सही बात है कि गुलाब कोई वो अलग फूल है, वो अलग फूल है, तो ये चीज दोनों में हो गई। ये आप लोग एग्जाम्पल इसका भी याद रखिए। आगे है डरना। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एग्जाम्पल एक बार आया था आपके यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वहां पे एग्जैक्ट हूबहू यही एग्जाम्पल दिया था। वह शेर से डरता है, कौन सा कारक होगा? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे, किसी ने संप्रदान, कोई कुछ, लेकिन यहाँ पे इस वाक्य में जहाँ पे डरने की स्थिति पैदा हो, वह शेर से डरता है, वह पापा से डरता है, वह चीते से डरता है, वह भालू से डरता है, वह रात होने से डरता है, रात को डरता है, ये ऐसी जहाँ से वाक्य आए, डरने की जहाँ पे स्थिति हो, वहाँ पे अपादान कारक होगा आपका। तो ये आप लोग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये भी हमारा अपादान कारक का उदाहरण है। जिस वाक्य में डरने वाली, भय वाली स्थिति पैदा हो, वो हमारी अपादान कारक का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? सीखना। आगे है हमारा सीखना। सीखना ये भी हमारा अपादान कारक का उदाहरण है। वाक्य देखेंगे, मैंने आपसे सीखा,
मैंने आपसे सीखा। ये हमारा जहाँ पे कोई सीखने वाली स्थिति पैदा हो या मैं आपसे सीखता हूँ, ऐसे कुछ भी हो, बहुत कम पूछा जाता है। वैसे सीखना, डरना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन आप लोग ये भी ध्यान रखिए कि जहाँ पे सीखने वाली स्थिति हो वहाँ पे भी अपादान कारक का उदाहरण होता है। अगला है हमारा शुरुआत होना। हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं कि गंगा हिमालय से निकलती है, यानी कि गंगा का हिमालय से अलग हुई है, वो अलगाव वाली स्थिति है। ऐसा नहीं है अपादान कारक ही, लेकिन वो शुरुआत होना, क्योंकि गंगा हिमालय से निकलती है, स्टार्टिंग गंगा जी की वहीं से हुई है, तो ये शुरुआत होना जहाँ पे हो, गंगा हिमालय से निकलती, ये हमारे अपादान कारक के उदाहरण हैं। आप लोग इन वाक्यों में एक चीज मोटी मोटी ये जरूर याद रखना कि अगर किसी कारणवश तुलना, भिन्नता, ये वाली चीजें आपको नहीं याद रहती हैं तो आप लोग से जरूर देखिएगा। अलगाव दिमाग से सेट रखिए। मैं नहीं कहता हूं आप अलगाव की स्थिति हटा दीजिए, अपादान कारक में सेट रखिए अलगाव को कि अपादान कारक अलगाव होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज भी सेट रखिए कि जहां पे से प्रसर्ग का यूज हुआ हो, जैसे ये देखिए से प्रसर्ग का यूज हुआ हो, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ ना हो कि अलग होने की स्थिति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और ज़्यादातर नहीं ही होती है। ऐसे ही एग्जाम्पल आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप लोग, आशा करता हूं कि ये अपादान कारक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा संबंध कारक। आगे है मेरा संबंध कारक। संबंध कारक, इसकी डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन देख लेते हैं। संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, संबंध कारक कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है कि संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जो दो वस्तुओं के बीच संबंध पैदा करे, संबंध कारक होता है। चिन्ह क्या होता है, आप लोग सभी लोग परिचित होंगे, बहुत ज़्यादा टफ कारक ये नहीं है। इसका चिन्ह होता है काकी के, रारी रे और नानी ने, ये इनके प्रसर्ग या निशान होते हैं। उदाहरण क्या दिया है, उदाहरण से समझेंगे संबंध कारक होता क्या है। वह राम की बेटी है, वह राम की बेटी है, तो यानी कि यहाँ पे संबंध वाली स्थिति पैदा हुई। और का की के, रारी रे वाले जैसे प्रसर्ग का यूज हुआ है, यहाँ पे की प्रसर्ग का यूज हुआ है, तो ये संबंध कारक का उदाहरण है। आगे अगला उदाहरण दिया है, वह राहुल की बाइक है, वह बाइक राहुल की है, तो यहाँ भी की प्रसर्ग का यूज हुआ है, ये भी हमारा संबंध कारक का उदाहरण है। एक चीज आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिए कि जहाँ पे संबंध कारक में जिन वाक्य में जिन दो वस्तुओं या व्यक्तियों का संबंध बताया जाए, वहाँ पे संबंध कारक होता है। और प्रसर्ग तो आप लोग सभी परिचित होंगे। वहाँ पे अगर प्रसर्ग की बात कर लें तो काकी के, रारी रे या नानी ने, ऐसे प्रसर्गों का यूज किया जाता है। आगे देख लेते हैं एक चीज। अब 3-4 पॉइंट इसमें भी हैं, आप लोग ये भी याद रखिएगा। प्रसर्ग तो इनमें सब में लगा है, लेकिन अब परीक्षाओं में स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन बनाने लगे हैं। संबंध कारक के अंतर्गत भी पूछ देते हैं कि ये किस संबंध कारक क्या है, उसमें भी 1 से 2 पॉइंट दे देते हैं। जैसे 5 किलो का तरबूज, आप लोगों को पता है, वाक्य देख के ही लग रहा होगा कि का प्रसर्ग का यूज हुआ है यहाँ पे, तो इसमें संबंध कारक होगा। लेकिन ये कौन संबंध कारक है, ये हमारा परिमाण संबंध कारक है, याद रखिएगा। पॉइंट याद रखना, जहां पे बहुत अच्छी हिंदी जिस एग्जाम में पूछी जाती होगी वहां पे इस तरीके के एग्जाम्पल होंगे, और संबंध कारक या अपादान कारक ऐसे आपके एग्जाम्पल नहीं, वहां पे उदाहरण नहीं, एग्जाम्पल में सॉरी, वहां पे आपके ऑप्शन नहीं दिए होंगे। वहां पे होगा कि संबंध कारक के अंतर्गत ये इसमें कौन सा कारक है, परिमाण है, अधिकार है, मूल्य है कि रिश्ता है। तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि संबंध कारक में भी ये, जैसे 5 किलो का तरबूज, यहाँ की क्वांटिटी की बात कर रहा है, क्वांटिटी की बात कर रहा है, यहाँ से आप पकड़िएगा कि ये परिमाण संबंध है। अधिकार संबंध, अधिकार संबंध के अंतर्गत जैसे राम की पुस्तक, बजाज का पंखा, इस तरीके का जब कोई एग्जाम्पल हो वो हमारा अधिकार संबंध के अंतर्गत होता है। अगला है मूल्य संबंध। मूल्य संबंध, मूल्य इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि 10 रुपये का पेन या 100 रुपये की किताब, ये हमारे मूल्य संबंध के अंतर्गत आती हैं। आगे है रिश्ता संबंध। रिश्ता संबंध में क्या होता है, जैसे मेरी माता, मेरी बहन, मेरे पापा, इस तरीके के जितने उदाहरण होते हैं ये हमारे रिश्ता संबंध के अंतर्गत आते हैं। साथ साथ ये सारे उदाहरण हमारे संबंध कारक के अंतर्गत आते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए,
हमारे चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अपना लोग प्यार बनाए रखिए। आगे बढ़ते हैं। अधिकरण कारक आगे है हमारा अधिकरण कारक। परीक्षाओं की दृष्टि से ये कारक भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकरण कारक डिफिनीशन क्या होती है इसकी? क्रिया के आधार को व्यक्त करने वाला कारक अधिकरण कारक होता है। क्रिया के आधार को व्यक्त करने वाला कारक अधिकरण कारक होता है। और संस्कृत में हम लोगों ने पढ़ा है आधारो अधिकरणम इसका सूत्र होता है। तो उस सूत्र से तो हमको लोगों को हिंदी में तो कोई मतलब नहीं है। जब हम लोग संस्कृत में पढ़ेंगे तो वहाँ पे सूत्र का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन जहाँ पे आधार की बात हो वहाँ पे हमारा अधिकरण कारक होता है। और इसका परसर्ग क्या होता है? इसका परसर्ग होता है में और पर। परसर्ग इसका होता है में और पर। और एक चीज याद रखिए, पॉइंट अगला लिखा है भीतर, अंदर, ऊपर और बीच। याद रखना ये सारे शब्द, भीतर, अंदर, ऊपर, बीच, ऐसे शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। तो क्या बताया मैंने कि जहाँ पे आधार की बात हो, जहाँ को आधार क्रिया जो होती है जो आधार को व्यक्त करती है, वहाँ पे हमारा अधिकरण कारक होता है। और इसका परसर्ग क्या होता है? में और पर। और एक चीज मैंने बताई आप लोगों को, भीतर, अंदर, ऊपर और बीच, ये वाले शब्द जिस वाक्य में प्रयोग होते हैं वहां पे अधिकरण कारक होता है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि जो साइन इसका परसर्ग होता है वो में और पर होता है। और जहां पे भीतर, अंदर, ऊपर और बीच इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां पे, जिस वाक्य में किया जाता है वहां पे हमारा अधिकरण कारक होता है। अब एग्जाम्पल इसके देखेंगे। एग्जाम्पल हमारे दिए हैं इसके, मेरा दोस्त कमरे के अंदर है। देखो ये अंदर शब्द आया, यानी कि इस वाक्य में कौन सा कारक है अगर आपसे पूछा जाता है तो इसमें हमारा अधिकरण कारक है। आगे अगला एग्जाम्पल दिया है हमारा, मछली पानी में रहती है। में परसर्ग, में और पर परसर्ग इसमें यूज होते हैं। मछली पानी में रहती है तो यानी कि मछली के रहने का आधार क्या है? आधार की जहाँ पे क्रिया आधार को व्यक्त करती है वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। तो मछली पानी में रहती है, मछली का आधार क्या है? रहना, पानी, तो यानी कि इसमें अधिकरण कारक होगा। मेज, पुस्तक मेज पर रखी है। पुस्तक का आधार क्या है? मेज, रखने का आधार उसका क्या है? मेज। और यहाँ पे पर परसर्ग का भी प्रयोग हुआ है तो इस वाक्य में भी हमारा अधिकरण कारक होगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को अधिकरण कारक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला और अंतिम कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक बहुत ही आसान है। इसमें परसर्ग क्या होता है? हे, भो, अरे, हो, ये परसर्ग होता है। डिफिनीशन क्या है देखेंगे। किसी को पुकारने या बुलाने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। किसी को बुलाने या पुकारने के लिए संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। अतः इसके परसर्ग का प्रयोग शब्द की शुरुआत में किया जाता है। ये चीज ध्यान रखिए। जो संबोधन कारक होता है उसको आप लोग बहुत अच्छे से, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग संबोधन कारक पहचानने में तो आप लोगों को किसी को गलती नहीं होती होगी। हे, भो, अरे और हो, इनके ये परसर्ग होते हैं। उदाहरण देख लेंगे एक एक करके। उदाहरण हमारा दिया है पहला, अरे राम यह क्या हो गया। यानी कि आप लोग संबोधन कारक के अंतर्गत इतना जरूर याद रखना, अरे, भो, हो और ये जो मैंने शब्द बताए हैं साथ साथ उसके ये इस निशान का प्रयोग किया जाता है। और एक चीज इसमें ध्यान देने वाली ये है कि जो संबोधन कारक होता है ये हमेशा वाक्य के पहले लगता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा एग्जाम्पल दिया है, हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। यानी कि ये देखिए, हे भगवान और ये परसर्ग का यूज हुआ है तो यहाँ पे हमारा संबोधन कारक है। अगला एग्जाम्पल दिया है हमारा, अरे तुम इतने बड़े हो गए, तो यहाँ पे अरे परसर्ग का यूज हुआ, ये हमारा संबोधन कारक है। दोस्तों आज हमारा हिंदी के अंतर्गत कारक टॉपिक समाप्त होता है। अगली क्लास में हम लोग कारक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और विकास स्टडी सर्किल आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।